गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक विशेष प्रकार के संदर्भ में बात करेंगे, जो कि आप ऊपर फिगर देख रहे हैं, सभी स्थितियों के बारे में आज चर्चा किया जाएगा। तो आज हम लोग जो है एक विशेष टॉपिक को पढ़ेंगे, जिससे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में जानना होगा कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे अभी जो जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ, उस जीडीसी के एग्ज़ाम में जो है एक प्रश्न पूछा गया था। अब संतुलन की अवधारणा के बारे में बात करेंगे, तो इसका विचार क्या है, कैसे संतुलन की स्थिति पर पहुँचा जाए, कब संतुलन से स्थितियां असंतुलन में आती हैं। अब विभिन्न प्रकार के जो संतुलन है उसमें स्टैटिक कंडीशन क्या है, डायनामिक कंडीशन क्या है, न्यूट्रल कंडीशन क्या है, पार्शियली कंडीशन क्या है, जनरल कंडीशन क्या है, यानी इट्स मीन अ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनको हम जो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे स्थैतिक संतुलन, जिसे हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम, प्रावैगिकी संतुलन। फिर इसके साथ आगे हम चलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिर और अस्थिर। ठीक है, यानी कि जो आपका स्टैटिक है वर्जन डायनामिक। ठीक है, तो ये जो है वर्सेस डायनामिक, तो इसकी बात हो सकती है। न्यूट्रल यानी कि आपका तटस्थ संतुलन कब होगा, इसकी बात हो सकती है। और इसके साथ ही पार्शियली इक्विलिब्रियम, इसकी बात होगी। तो इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, और जहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, संतुलन की जब आप अवधारणा की बात करेंगे कि ये जो संतुलन है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले ऑरिजिन पर चलना होगा हमें कि संतुलन जो है, जिसे हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है। तो लैटिन लैंग्वेज के इक्विलिब्रियम से जो है इक्विलिब्रियम बना हुआ है, जिसका मतलब होता है समान तुलन। यानी समान तुलन का मतलब होता है, फिजिक्स में यदि हम बात कर रहे हैं तो ये फिजिक्स से ही लिया गया है। फिजिक्स में यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जो एक गतिशील अवस्था में है, यानी कि मूवमेंट कर रही है, लेकिन उसमें क्या है कि परिवर्तन की दर निगलेक्ट है, यानी उसमें कोई किस दर से परिवर्तन हो रहा वो नहीं है। वो जैसे एक मूवमेंट कर रही है, ये जैसे मान लो एक ये पेन है, जैसे ये है, ये मान लो क्या कर रहा है, ये मान लेते हैं एक गेंद है। ठीक है, अब ये गेंद है, मैंने इसको जो है मूव करा दिया, तो ये जो है क्या कर रही है, एक गतिशील अवस्था में है। अब ये क्या है कि गतिशील अवस्था में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी परिवर्तन की दर क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो संतुलन है, यानी कि समान तुलना जिसे हम कर रहे हैं, ये वह स्थिति है जिसमें विरोधी शक्तियाँ जो अपोज, यानी कि जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, यानी कि विरोध करती हैं। ठीक है, जैसे प्राइस डिमांड। ठीक है, या हम कह रहे हैं प्राइस है, डिमांड है, या सप्लाई है। ये मान लो कुछ पावर्स हैं इकोनॉमी की, जो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, विरोधी जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे को निष्प्रभावी किए हुए हैं। उसमें कोई मतलब एक शक्ति दूसरे शक्ति को क्या कर रही है, प्रभावी नहीं होने दे रही है, वो अपने अपने जगह पर हैं। कांस्टेंट हम कह सकते हैं। कांस्टेंट के साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि वो कार्य नहीं कर रही हैं, डीएक्टिव हैं। अब शिटोवस्की एक सबसे अच्छा डेफिनेशन देते हैं, यानी कि जो संतुलन की धारणा है उसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे वो कह रहे हैं कि एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था या व्यक्ति या फर्म या उसके अन्य समूह उस समय संतुलन की स्थिति में होते हैं जब उसका कोई भी सदस्य अपने व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव नहीं करता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि
कोई भी व्यक्ति है, कोई भी फर्म है, कोई भी उद्योग है, यानी कि वो क्या कर रहा है, जो उसका व्यवहार है उसके व्यवहार में वो परिवर्तन नहीं करना चाह रहा है, यानी कि वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां से वो अपने आप को हटाना नहीं चाह रहा है, या वो अपना कोई भी बिहेवियर चेंज नहीं कर रही है, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं कर रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है अपने व्यवहार में। इसलिए किसी समूह के संतुलन के लिए, यदि कोई ग्रुप का संतुलन होने जा रहा है, तो ये आवश्यक है कि उसके सभी सदस्य संतुलन में हों। यानी कि यदि हम मान लो ग्रुप के संतुलन की बात कर रहे हैं, मान लो 10 लोगों का ग्रुप है, तो ये जो है आवश्यक है कि 10 लोगों का जो व्यवहार है वो कैसा हो, एक समान हो, तभी वो 10 लोग ग्रुप के संतुलन की बात हो पाएगी, अदरवाइज वो संतुलन की बात नहीं हो पाएगी। तो वो कह रहे हैं कि उसके जो सब सदस्य हैं वो संतुलन में हो और प्रत्येक सदस्य का संतुलन व्यवहार हर अन्य सदस्य के संतुलन व्यवहार के अनुरूप हो। यानी यदि कोई सदस्य है वो अपना व्यवहार कर रहा है तो उसे इसी तरह से व्यवहार करना होगा कि जो सभी सदस्य हैं उस ग्रुप के, उन सभी सदस्यों के ग्रुप के व्यवहार के क्या हो, अनुरूप हो। यदि उसमें से प्रतिकूल होता है तो इसका मतलब है उस संतुलन से कहाँ हो गया, असंतुलन के तरफ हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है साधारण शब्दों में कि आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं या ऐसी अवस्था में हैं जहां से आप हटना नहीं चाह रहे हैं। ठीक, जैसे ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को हम लोग क्या है समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सप्लाई साइड है और ये डिमांड साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर डिमांड और सप्लाई, ये दोनों पावर्स जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं वहीं पर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, संतुलन हो जाता है। जैसे मान लो ये लंब अक्ष पर प्राइस को रिप्रेजेंट किया गया, आधार अक्ष पर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया। अब यदि यहाँ पर हम ओपी के बराबर कीमत देने के लिए तैयार हैं और ओ क्यू मात्रा को हम प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, ये सप्लाई है इतनी और ये जो है डिमांड है, तो इस वाले पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम है। अब कोई व्यक्ति है, कोई उपभोक्ता है, इस जगह वो संतुलन में है, अब वो यहाँ से हटना नहीं चाहता है। अब यदि यहाँ पर ये दोनों शक्तियाँ क्या हैं, एक दूसरे को निष्प्रभावी यानी कि किए हुए हैं। अब यदि मान लो कोई एक शक्ति क्या होती है, एक्टिव होती है, या दोनों शक्तियां एक्टिव होती हैं, ठीक है, तो इसमें संतुलन की जगह असंतुलन उत्पन्न होगा। जैसे हम ये कहें कि प्राइस जो है घटकर P2 पॉइंट पर आ जाए, ठीक, कीमत में परिवर्तन होगा, तो ये प्रभावित करेगा किसे, डिमांड को, तो मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड जनरली आप जान रहे हैं कि यदि कीमत में कमी होती है तो मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो प्राइस में P से P2 हमने कीमत कम कर दिया, मान लो प्राइस पहले 8 रुपए थी, वो कम होकर के 6 रुपए हो गई, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड कितना हो गया, यानी कि ई वाले पॉइंट से कहाँ बढ़ गया डिमांड, डी वाले पॉइंट तक हमने ये बढ़ा दिया। तो अब व्यक्ति क्या कर रहा है, OP2 कीमत देने के लिए तैयार है और कितना डिमांड कर रहा है, वो जो है यानी कि Q2 मांग की मात्रा कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टरबेंस हो गया, संतुलन जो है असंतुलन में हो गया। तो अब पुनः जो है संतुलन के तरफ क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, कुछ शक्तियाँ इसको संतुलन के तरफ लाने का कार्य करेंगे जिससे कि यह असंतुलन में न जाए। या हम दूसरी कंडीशन कह सकते हैं कि मान लो कीमत जो है 8 रुपए से बढ़ करके 10 रुपए हो जाए, तो जब 10 रुपए हो जाएगा तब भी कीमत यदि बढ़ेगी तो मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, यानी कि कितनी थी पहले, ई थी, अब कितनी हो जाएगी, E1, यानी कि कम हो गई, मांग की मात्रा कम हो गई। पहले डी हो गई थी, बढ़ गई थी, अब कम हो गई है, क्यों, क्योंकि कीमत बढ़ी तो मांग की मात्रा कम हो गई।
अब जब कीमत बढ़ी है तो मांग की मात्रा कम हो गई है, इसका मतलब है अब पुनः संतुलन जो है क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सप्लाई जो है क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये वाली साइड ज़्यादा बड़ी हो गई, ये वाली साइड छोटी हो गई। तो पहले वाले कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, पहले वाले कंडीशन में मान लो हमने कहा कि P2 कीमत थी और ये S वाला एक पॉइंट है और ये D वाले पॉइंट यहाँ डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर पहले यानी कि कीमत कम हुई तो मांग में वृद्धि हो गई, यानी ई से हम कहाँ आ गए, डी वाले पॉइंट पर आ गए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि P2 ये जो है यानी कि P2D इज ग्रेटर देन P2S, यानी यहाँ पर ये P2D इज ग्रेटर देन P2S, यानी मांग क्या है, ज़्यादा है, किससे है, सप्लाई से। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पर हम डिनोट कर दें कि P1D इज लेस देन किससे, यानी कि P1S1, यानी यहाँ पर जो है P1 और S1, यानी ये P1 S1 अधिक है, किससे है, यानी कि P1D1 से, यानी इसका मतलब है कि आपूर्ति अधिक है, मांग कम हो गई है। तो पुनः क्या किया जाएगा, शक्तियाँ एक्टिव होंगी जो ई वाले पॉइंट को प्राप्त करना चाहेंगे, यानी ई वाला पॉइंट जो है वो संतुलन का बिंदु है, जहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति या फर्म या उद्योग जो है हटना नहीं चाहती है। तो इससे हम लोग क्या कह रहे हैं, एक जो है अवधारणा है किसकी, संतुलन की, इक्विलिब्रियम की। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात किया जाए, स्थैतिक संतुलन क्या है, तो देखिए ये जो है संतुलन की एक और विशेषता को प्रकट कर रहा है, क्या कि यह टिकाव की वह स्थिति होती है जिसमें गति की ऐसी विशेषता है कि वह विरोधी शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती हैं, और एक बार जब यह स्थिति आ जाती है तो इससे दूर जाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। यानी हम ये कह रहे हैं कि स्टैटिक संतुलन का मतलब है कि दो पावर्स हैं, दो यानी शक्तियां हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इस प्रकार से प्रयास कर रही हैं कि वो एक स्थिति में ले आए, और एक स्थिति में ले आने के बाद व्यक्ति उस स्थिति से जो है अलग ना जाए। तो ये एक ऐसी आनंद जो है दायक स्थिति है जिसमें हर व्यक्ति, उद्योग, फर्म, साधन यानी क्या कर रहा है, प्राप्त करना चाहता है। जब यह स्थिति आ जाती है तो कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता है। एग्जाम्पल की यदि बात किया जाए तो एक फर्म उस समय संतुलन में स्थिति में होती है जब उसका लाभ क्या हो, अधिकतम हो, या हम ये कहें कि वह अपने उत्पादन को बढ़ाने में कोई रुचि नहीं रखती है। यानी कि कोई भी फर्म है वो संतुलन में तब आ रही है, वो यानी कि अब वह उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि या कम भी नहीं करना चाह रही, क्यों? क्योंकि वो एक जो है मैक्सिमम लाभ को गेन कर रही है। तो उसी तरीके से एक उपभोक्ता है, यदि वो उसके पास जो मुद्रा है, जो इनकम है, वो व्यय कर रहा है, व्यय उतना कर रहा है जिस वस्तु से उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो अब वो उससे कम या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण जो है वो है प्रोफेसर वोल्डिंग का। प्रोफेसर वोल्डिंग क्या कह रहे हैं, एक गेंद जो समान गति से लुढ़कती जा रही है, और यह इससे भी अच्छा उदाहरण वो बता रहे हैं कि आप एक वन का या जंगल का ले लेते हैं, जिसमें एक जंगल है और उस जंगल में क्या है, कई पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ पेड़ कटते हैं, कुछ पेड़ अपने आप नष्ट हो जाते हैं, कुछ पेड़ उगाते हैं, और ये ऐसा होता है। लेकिन फिर भी पूरे जंगल के स्ट्रक्चर में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप साफ तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम ये कहें कि मान लो ये यानी गेंद है और ये क्या है, यानी लुढ़क रही है, इसका मतलब ये यानी कि मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है, चल रही है। ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टैटिक जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कह रहे हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम यह भी कह सकते हैं कि स्टैटिक यानी कि स्थैतिक जो संतुलन है, वो हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये कटोरा है, ठीक है, इस कटोरे में ये जो है गेंद रखी हुई है, फिलहाल आपको कटोरा नहीं कटोरी नज़र आ रही होगी, और वो जो है ये वास्तव में कटोरी ही है। ठीक है।
मान लो ये गेंद है, ये इस कटोरे में रखी हुई है। अब इसमें जो है यानी कि मूवमेंट हो गया, और मूवमेंट होने के बाद ये मूवमेंट करके ये किसी न किसी एक बिंदु पर रुक जाती है। मान लो शक्तियाँ थी, कार्य कर रही थी, एक्टिव होने के बाद वो जो है मूवमेंट करने के बाद एक जगह पर रुक गई। अब यह क्या है, इससे हटना नहीं चाह रही है, तो ये क्या है, एक स्टैटिक जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी कि इससे हम लोग क्या कह रहे हैं, एक स्थिर है। अब यदि हम इसी को यानी क्या करें, डायनामिक करें, यानी डायनामिक का मतलब ये है कि अब हम स्थिर को अस्थिर कर दें, यानी इसके संतुलन को क्या कर दें, बिगाड़ने का प्रयास करें। अस्थिर संतुलन की बात करें तो इसमें हम क्या करें, इसके कुछ चरों में, वेरिएबल्स में, या हम इसमें कुछ इस तरीके का परिवर्तन करें कि उसमें जो शक्तियां हैं वो एक्टिव हो जाएं और वो कार्य करने लगें। जैसे कि डायनामिक की बात किया जाए तो डायनामिक में ये है, प्राइस है, मात्राएं हैं, या इनकम है, इंटरेस्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, पॉपुलेशन है, ये सभी लगातार क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो कोई ये गेंद थी, ये गेंद जो है इस तरीके से लुढ़क रही है, ये क्या है, स्टैटिक का एग्जाम्पल है, और इसमें कोई परिवर्तन की दर नहीं है, यानी कीमत है, इनकम है, या इंटरेस्ट है, या जो टेक्नोलॉजी है, या पॉपुलेशन है, इकोनॉमी में, ये सब क्या है, यानी कि इनके रेट में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक, जबकि स्टैटिक्स में क्या है, उसमें डायनामिक में क्या है, ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, इनमें परिवर्तन हो रहा है, इसलिए समय के एक निश्चित अवधि में संतुलन के बजाय क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम की जगह पर अनइक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। अब असंतुलन की स्थिति जब जनरेट हो जाती है तो इसको प्रोफेसर जेके मेहता अपने शब्दों में डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं निश्चित अवधि के बाद जब संतुलन की अवस्था भंग हो जाती है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। वो कहते हैं कि निश्चित यानी कि समय के बाद जब संतुलन की अवस्था, जो भी हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर थे, वो जब भंग हो जाती है तो क्या होता है, एक डायनामिक स्थिति यानी कि जनरेट होती है, जिसे हम लोग कॉवेब मॉडल के आधार पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसा कि कॉवेब मॉडल में दिखाया जाता है। कॉवेब मॉडल देखिए, कॉवेब मॉडल ये है, यानी कि डायनामिक संतुलन की स्थिति आप जो है प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है ए पॉइंट है, ये सप्लाई साइड है और ये डिमांड साइड है। ठीक है, ओपी पॉइंट पर क्या है, यानी इस वाले पॉइंट पर व्यक्ति इतना कीमत देने के लिए तैयार है, इतना डिमांड कर रहा है, और इस वाले पॉइंट पर वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब यदि मान लो शक्तियां एक्टिव होती हैं, कुछ पावर्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, उनमें क्या हो जा रहा है, यानी कि गति हो जा रही है, समय के साथ वो चेंज हो रहे हैं। तो जब गति हो रही है, मान लेते हैं जैसे यानी कि प्रोफेसर जो है एमएल झिंगन जो है अपनी किताब में लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हुए वो कहते हैं कि मान लो कुछ व्यक्ति हैं जो मछली की डिमांड कर रहे हैं, वो और उसी अवस्था में उसी दर से मछली की डिमांड करते हैं जिस दर से क्या हो रहा है, यानी सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं, तो वो क्या है, यानी कि संतुलन की स्थिति में है। अब यदि मान लो यानी मछली की डिमांड जो है क्या हो जाए, बढ़ जाए, लोगों में रुचि मछली खाने के प्रति अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में डिमांड यदि बढ़ती है तो डिमांड यानी पहले ए वाले पॉइंट पर थी, यहाँ पर अब ये बढ़ जाती है तो यहाँ पहुँच जाएगी जी वाले पॉइंट पर। अब यदि डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ गई तो क्या करेगी, ये मांग को भी बढ़ाने का कार्य करेगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस भी इंक्रीज करेगी। अब प्राइस जब इंक्रीज करेगी तो देखिए ये प्राइस जो है यहाँ से इंक्रीज कर रही है, तो ये प्राइस जो है पहले कितना था, पी था, अब डिमांड अचानक बढ़कर इतना हो गई
तो यहाँ पर डिमांड जो है यहाँ पर क्या है यानी कि बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद अब कीमत क्या होगी, बढ़ेगी और बढ़ कर के कहाँ पहुँच जाएगी, P1 पॉइंट पर पहुँचेगी। अब P1 पॉइंट पर कीमत जब पहुँचेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि मांग बढ़ी, इसके वजह से कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। यानी ये वेरिएबल्स था, चेंज हुआ, इसने जो है यहाँ प्राइस को बढ़ाया। अब कीमत बढ़ गई तो क्या किया जाएगा कि पुनः जो संतुलन हुआ है वो एक नए जगह पर हो गया। यानी कहाँ पर, सप्लाई को इसने यहाँ पर G पॉइंट पर काटा और G पॉइंट पर काटने के बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ, ये मान लो ये P3 के बराबर हम मान लेते हैं, यहाँ कीमत है और ये G पॉइंट है और ये यहाँ पर Q3 क्या है, डिमांड है। ठीक है, एक नए इक्विलिब्रियम के जगह पर ये जो है पहुंच गया। अब कीमत यहाँ बढ़ी थी, तो कीमत बढ़ी है तो क्या किया जाएगा, मांग को यानी कि जो बढ़ी हुई थी उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे। अब मान लो मछली की डिमांड अचानक बढ़ गई, लोगों में रुचि जग गई, तो क्या मछली का उत्पादन अचानक जो डिमांड बढ़ी तो क्या वो सप्लाई जो है एक ही बार में जितनी डिमांड बढ़ी थी उतना हो जाएगा, नहीं। तो सप्लाई को धीरे धीरे क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और एक टाइम लैग होगा, यानी कि समय लगेगा, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, चाहे वो T1 समय लगे, चाहे वो T2 समय लगे, चाहे वो T3 समय लगे, और फिर यानी कि इस तरीके से वो एक समय आएगा जहाँ पर सप्लाई को क्या किया जाएगा, डिमांड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई जो है बढ़ाई जाएगी, प्राइस बढ़ी थी तो सप्लाई बढ़ाई जाएगी, तो ये मान लो S वाले पॉइंट पर आएगी। सप्लाई बढ़ाई गई तो यहाँ पर जब P1 प्राइस हो गई थी तो अब Q1 क्या हो गया, डिमांड हो गया, यानी कि Q1 मात्रा बढ़ गई, यानी कि अब उत्पादन की मात्रा को क्या किया गया, बढ़ाया गया, जिससे क्या किया जाए कि वस्तुओं की जो, यानी हमने जिस एग्जाम्पल को लिया मछली वाले को, वो मछली क्या किया जाए, उसकी उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाए जिससे कि कीमत क्या हो, कम हो, संतुलन स्तर के आधार पर आए। तो ठीक है, तो यहाँ Q1 मात्रा का उत्पादन होने लगा। अब फिर जो है क्या किया जाए, Q1 मात्रा का जब उत्पादन होने लगा तो पुनः कीमत को क्या किया जाएगा, यानी कि कम होगी ये कीमत, ये पावर्स कीमत को कम करने का काम करेगी। तो मान लो ये D वाले पॉइंट पर जब उत्पादन इतना बढ़ गया, Q1 हो गया, तो पुनः जो है ये यानी कि जो मात्रा है बढ़ी हुई सप्लाई साइड वाली, वो क्या करेगी, कीमत को कम करेगी और P2 पॉइंट पर कीमत आ जाएगी। अब ये पॉइंट यानी कि P2 हो गया, कीमत आ गई। अब ये पॉइंट जो है सप्लाई को ये इधर वाले पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका मतलब अब उत्पादन कितना हो जाएगा, Q2 होगा और प्राइस कितना हो गया, P2, यानी कि अब ये जो है Q3 से उत्पादन Q2 क्या हो गया, कम हो गया। अब संतुलन कहाँ है, संतुलन G पॉइंट पर है, जो कि यहाँ पर होना चाहिए हम व्यक्ति को, अब वो यहाँ पर नहीं है, तो फिर ये इसके नीचे संतुलन है, अब इस पर पहुँचना चाह रहा है, तो फिर पुनः क्या होगी, कीमत क्या होगी, ये उत्पादन जो है जो इतना यानी हो गया है, ये पुनः क्या करेगा, कीमत को बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि अब कीमत को बढ़ाएगा तो पुनः क्या होगी, अगली कीमत बढ़ेगी और पुनः कीमत कहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। और पुनः जब कीमत बढ़ जाएगी तो पुनः सप्लाई को बढ़ाया जाए जिससे कि ये G वाले पॉइंट पर हम पहुंच जाएं, यानी इस वाले संतुलन पर पहुंच जाएं। तो ये वाले संतुलन पर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर आने का प्रयास किया जा रहा है और ये क्या है, एक डायनामिक संतुलन की स्थिति है। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। अब स्टैटिक की बात किया जाए तो इसको डायनामिक की बात हो गई, इसका मतलब है संतुलन जो है असंतुलन स्थिति में हो गया था और उसमें कुछ वेरिएबल्स एक्टिव हो गए थे, पावर्स एक्टिव हो गई थी, जिससे वो नए संतुलन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर संतुलन में रहेंगे। अब स्टैटिक बनाम डायनामिक, या हम ये कह सकते हैं कि स्थिर बनाम अस्थिर। तो ये डायनामिक तो प्रावेगिक हो गया, ठीक है, यानी कि एक जगह हम संतुलन में थे
वेरिएबल्स क्या हुए, कुछ परिवर्तन हुए, कीमतें परिवर्तन हो गई, टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो गई, पॉपुलेशन चेंज हो गया, यानी कि अर्थव्यवस्था में चेंज हुआ समय के साथ। जब चेंज हुआ तो उसको हमें नए संतुलन पर लाना है, तो नए संतुलन पर लाने के लिए कुछ न कुछ तो समय लगेगा। इसलिए जब अब समय लगेगा तो हम जब नए संतुलन पर पहुंचेंगे तो इसी को कहा जाता है टाइम लैग, यानी कि इसको हम कह सकते हैं समायोजन, यानी कि समय समायोजन के साथ एक संतुलन की स्थिति, जिसे कॉबे मॉडल के द्वारा जो है टाइम लैग एडजस्टमेंट जो है यानी कि इक्विलिब्रियम के संबंध में हम लोग इसे जान रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं यानी कि ये तो कंडीशन हो गई किसकी, यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम की। जनरल का मतलब है यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक हमने बात किया किसकी, स्टैटिक की, जिसमें कोई यानी कि गति तो हो रही है लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक हमने बात किया कि एक जगह संतुलन था, उसमें कुछ वेरिएबल शक्तियां एक्टिव हो गई जिससे वो अस्थिर हो गया, फिर वो पुनः नए संतुलन को क्या करना चाह रहा है, प्राप्त करना चाह रहा है और उस संतुलन पर वो पहुंच रहा है, लेकिन उसमें क्या लग रहा है, धीरे धीरे टाइम लग रहा है। ठीक है। अब स्थिर और अस्थिर, तो स्थिर और अस्थिर की जब बात किया जाए तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है ये आप जो है इसको देखिए। जैसे स्थिर की बात किया जाए तो हमने आपको बताया कि जो यानी कि एक एग्जाम्पल है, ये मान लो एक कटोरे का एग्जाम्पल है। कटोरे में रखी हुई जो अंदर गेंद है वो देखिए मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट करके किसी ना किसी एक पॉइंट पर आकर के रुक जा रही है, तो ये क्या हो गया, स्थिर की कंडीशन हो गई। ठीक है। यानी कि अब यदि इस अस्थिर की बात किया जाए, अस्थिर के संदर्भ में इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, ये कंडीशन हो गई अस्थिर की, यानी कि गड़बड़ी, कुछ वेरिएबल्स में जो है गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से वो अस्थिर हो गए, यानी कि ये स्थिति रखी हुई है। ठीक है। ये मान लो एक कंडीशन है, ये है यानी कि ये संतुलन की स्थिति में है अस्थिर। लेकिन अब यदि इसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ, यानी थोड़ा सा भी इसमें कुछ भी परिवर्तन हुआ तो वह अपने बिंदु पर पुनः वापस नहीं आएगी, जैसे ये गई। ठीक है। हिलने पर ये क्या हो गई, यानी कि वापस चलेगी, अब ये वापस नहीं आ सकती, तो ये अस्थिर की क्या है, स्थिति है। जैसे कि अंडा है, अंडा जब खड़ा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो वो क्या है, एक स्टैटिक यानी कि स्थिर अवस्था में। लेकिन अगर उसमें मोमेंट हो जाता है, थोड़ा सा मोमेंट हो जाता है, तो वो फिर क्या होता है, लेटा हुआ हो जाता है और वो एक उसी अवस्था में क्या होता है, बना रहता है। तो ये एग्जाम्पल के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि जो पीगू है, पीगू एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक भारी यानी कि जैसे आपने देखा होगा जो जहाज है वो समुद्र में आप देख रहे हैं, यानी कि क्या है, स्थिर अवस्था में है, मतलब वो डूब नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि एक भारी निर्धारण यानी कील वाला जहाज जो संतुलन की स्थिति में होता है। शुम्पीटर जो है, जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, जो एग्जाम्पल आपने देखा, वो कह रहे हैं कटोरा और गेंद का जो एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो कटोरे में टिकी हुई जो गेंद है वो संतुलन में है, वो स्थिति में होती है संतुलन के, क्योंकि उसे यदि हम छेड़ देते हैं तो वह आगे पीछे घूमकर अंत में अपने प्रारंभिक स्थिति पर आ जाती है। ठीक है। और वहाँ पर टिक जाती है। तो मार्शल भी इसी तरीके की बात करते हैं। मार्शल कह रहे हैं एक अंडा जो अपने एक सिरे पर संतुलित कर दिया गया, वह बिल्कुल थोड़ा सा यदि हिल जाता है तो वह गिर पड़ेगा और लंबाई के रुख में लेट जाएगा। ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल आपको व्यवहारिक दिया है। ठीक है। अब एक कटोरे को यदि उलट दिया जाए और गेंद को उसके ऊपर के सिरे पर रख दिया जाए तो वह अस्थिर संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में गेंद को थोड़ा सा धकेल दिया जाए तो वह कटोरे के ऊपर से गिर करके भूमि पर आ जाती है और फिर वह अपनी स्थिति पर नहीं लौट पाती है। तो ये जो है एग्जाम्पल हैं, जिन एग्जाम्पल का हमने आपको यानी कि सचित्र उदाहरण के रूप में जो यहाँ दिए गए उसका आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया कि स्थिर बनाम अस्थिर क्या है।
अब तटस्थ की बात आती है, यानी कि तटस्थ संतुलन क्या है। तो जब प्रारंभिक संतुलन की स्थिति में गड़बड़ पैदा होती है, जैसे मान लो ये संतुलन की स्थिति थी, इसमें डिस्टरबेंस हुआ, या मान लो ये संतुलन की स्थिति थी, इसमें डिस्टरबेंस हुआ, ठीक है, पैदा होती है, तो ये गड़बड़ पैदा करने वाली जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उसे संतुलन की नई स्थिति में ले आती हैं। और जब आ करके, यानी कि वो जहाँ पर आकर के वो क्या हो जाते हैं, उस अवस्था में आकर के टिक जाते हैं। यदि मान लो ये है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, या मान लो ये डिमांड है और ये सप्लाई है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि अगर इसमें थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है, तो यहाँ पर जो डिस्टरबेंस करने वाली पावर्स हैं, यानी शक्तियाँ हैं, वो संतुलन की नई स्थिति में उसको ले आ रही हैं और वहाँ पर आकर के व्यवस्था टिक जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बिलियर्ड होती है, उसकी जो मेज होती है, उसकी मेज पर आप देखिए, जब एक गेंद आप छोड़ देते हैं, तो जब गेंद छोड़ दी जाती है तो वह क्या होती है, नई स्थिति को यानी कि प्राप्त कर लेती है और नई स्थिति पर पहुंच करके वो संतुलन में हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी कि जो उदाहरण आपने देखा इस फिगर के बारे में, आप देखिए, ये यहाँ पर ये डिमांड है और ये सप्लाई है, और ये मान लो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट पर संतुलन में है इतना, यानी कि इस वाले पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ई पॉइंट है। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो है क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, और यहाँ पर यानी कि क्यू मात्रा का उत्पादन हो रहा है। अब मान लो यदि वस्तु की प्राइस जो है बढ़ जाती है, तो यहाँ पर यानी कि प्राइस बढ़ने पर मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मांग उतनी ही है, सप्लाई भी जो है और यानी कि डिमांड भी, ये पावर्स क्या है, उतनी ही है, एक दूसरे के बराबर। तो संतुलन नए वाले बिंदु पर पहुंच जाता है, यानी कि प्राइस जो है पी से P1 हो गई, तो मांग की मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, तटस्थ संतुलन। या हम ये कहें कि ये P वाले पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर कीमत है और यहाँ पर ये मान लो, यानी कि पहले व्यक्ति E वाले पॉइंट पर संतुलन में था, ये प्रारंभिक संतुलन में था। अब वो इतनी क्या कर रहा था, Q यानी कि OQ मांग कर रहा था, OP कीमत पर था। अब यदि जो है डिमांड बढ़ जाए अचानक, ये पावर क्या हो जाए, यानी कि ये डिमांड वाली शक्ति जो है बढ़ जाए, तो अब ये बढ़ जाएगी तो संतुलन कहाँ हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर पहुँचना चाह रहा है, नए वाले संतुलन पर पहुँचे और वहीं पर आकर के व्यवस्था क्या हो, टिक जाए, ठीक, यानी यहीं पर आके टिक जाए। तो अब मान लो यहाँ पर डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, P1 हो जाएगी। अब प्राइस बढ़ेगी तो अब पुनः प्राइस बढ़ गई है, तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाए, यानी कि सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। सप्लाई यदि बढ़ेगी तो पुनः कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस तरीके से ये जो है इस वाले पॉइंट के एक समान गति से क्या होती रहेगी, इर्द गिर्द चलती रहेगी। तो इसी को कहा जा रहा है क्या, यानी कि न्यूट्रल जो है इक्विलिब्रियम, यानी कि हम जिस संतुलन पर थे उसके बाद यदि परिवर्तन हो रहा है तो हम नई व्यवस्था पर आकर टिक गए हैं, और इसमें जो वेरिएबल्स हैं ये उसी तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, वो अपने जो है वहाँ व्यवस्था से हट नहीं रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात किया जाए, यही इम्पॉर्टेंट है। पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है ज़्यादातर परीक्षा में आता है, ना तो हमारे लिए यानी कि तटस्थ इक्विलिब्रियम, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है, और ना ही हम जो है यानी कि किसका, ये जो आपका कांस्टेंट है उसकी बात करेंगे, हम पार्शियली की बात करेंगे। पार्शियल इक्विलिब्रियम यही मार्शल के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टिगलर कह रहे हैं आंशिक संतुलन वह है जो केवल सीमित आंकड़ों पर आधारित है। इट्स मीन वी कैन से दैट कि अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट, ठीक है, अन्य चरों को हम क्या कर रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं, और किसी भी एक चर में यानी कि हम परिवर्तन कर रहे हैं और उसी की मांग और यानी कि कीमत का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा उदाहरण वस्तु की कीमत है, ठीक, ये कि एक व्यवहारिक उदाहरण है। कीमत का मतलब ये है कि मान लो यदि हम इस पेन की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है,
इस पेन की यदि हम डिमांड कर रहे हैं तो इस पेन की कीमत दी हुई है, इसके साथ अदर जो पेन है या अदर कमोडिटीज़ हैं वो हम क्या कर रहे हैं, अदर पेन का जो प्राइस है या अदर जो कमोडिटीज़ हैं, वस्तुएं हैं जो इसको प्रभावित कर सकती हैं, एज लाइक अ इंक, ठीक है, एज लाइक अ कलर, एज लाइक अ क्वालिटीज़ जो भी हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान ले रहे हैं, ठीक है। तो आंशिक संतुलन ये बताता है कि ये जो है सीमित आंकड़ों पर आधारित है और यही इम्पॉर्टेंट है। सीमित आंकड़ों का मतलब ये है कि हम कुछ वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान रहे हैं और उनको कांस्टेंट मान करके हम किसी भी वेरिएबल्स में परिवर्तन करके उसका क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से जैसे आप जो है इसकी आंशिक संतुलन की जो बात है वो मार्शल का अर्थशास्त्र अधिकतम जो है आंशिक संतुलन की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मान लो वस्तु की ये जो है उदाहरण जो अभी जीडीसी में पेपर आया है उस पेपर में क्वेश्चन पेपर जो हुआ उस पेपर में क्वेश्चन था और क्वेश्चन इस तरीके से था कि मान लो ये फिगर है, इस फिगर में ये जो है जो डी है वो जो है फंक्शन ऑफ पी दिया हुआ है और यस है वो भी फंक्शन ऑफ पी दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसका मतलब है जो कोई समय है, टी समय है, जो भी है उसमें कीमत क्या है, कीमत जो है दोनों के साथ रिलेट कर रही है, ठीक है। तो अब ये जो है हमने क्या किया कि मान लिया ये जो है संतुलन कहाँ पर होगा, जहाँ पर डी इक्वल टू यस होगा और ये दोनों किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ पी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, आंशिक संतुलन की बात कर रहे हैं और ये क्या स्थित है, यानी कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हों, यानी इस वाले पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अब ये दो यानी पी का संबंध क्या है, इससे भी है इससे भी है, यानी पी जो वेरिएबल है यानी इकोनॉमी में एक वेरिएबल एक चर कई अन्य चरों से संबंध रखता है। तो एक चरों का कई अन्य चरों से संबंध होता है। यदि हम किसी इकोनॉमी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम कुछ चर में परिवर्तन करके उसके पूरे स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सकते हैं या उसके पूरे स्ट्रक्चर को ही हम चेंज करके नए स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही जो है दिया हुआ था और यहाँ पर पूछा था कि कौन सा संतुलन होगा। तो मार्शल हमने आज जैसा कि आपको बताया, मार्शल क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत है, अगर हम इसका जो है वस्तु की कीमत का उदाहरण लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक वस्तु की कीमत क्या करती है, अन्य कई वस्तुओं के कीमतों से प्रभावित होती है और भी अन्य कारकों से प्रभावित होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, अदर फैक्टर या अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट। हम ये मान ले रहे हैं उपभोक्ता की रुचि या नदीमान स्थिर है, उपभोक्ता की हम ये मान ले रहे हैं कि आय स्थिर है, हम उपभोक्ता का ये मान ले रहे हैं कि कुछ और भी जो यानी कि वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट है और कुछ हम परिवर्तन करके उसको अध्ययन कर रहे हैं। तो वो कहलाता है पार्शियली इक्विलिब्रियम, आंशिक संतुलन। यानी इसमें हम ये कह रहे हैं आंशिक संतुलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण है, मार्शल इसी की बात कर रहे हैं। तो आंशिक और स्थिर संतुलन जिसमें पार्शियल